धनंजय गावड़े या जिसका भी नाम ले रहे हैं आप, तो मैं तो उनका नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे लोग तो का नाम लेना उचित नहीं है। जितेंद्र ठाकुर जी को हराने के लिए सीएम साहब को आना पड़ा है। अब वो जो 35 साल का उनका कुशासन रहा है, बहुजन विकास आघाड़ी जिसका नाम है, जिसको आप कह रहे हैं बहुजन विकास आघाड़ी के लोग, तो हमारे लिए कुछ चुनौती नहीं है। अब यहाँ का चित्र बदल गया है। शिक्षा और माफिया, ये बड़ा अजीब शब्द नहीं लगता आप लोगों को? चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस उल्टी गिनती शुरू होने के दौरान आप देखेंगे कि अब मतदाता जो है वो अपने उम्मीदवारों को कंफर्म और फिक्स करने में लगे हुए हैं कि उनके लिए बेहतर कैंडिडेट कौन होगा। और इस क्रम में हम लोग भी सारे मतदाताओं को उनके जो उम्मीदवार हैं उनसे रूबरू करा रहे हैं। इसके पहले भी हमने चर्चा की थी और आज भी एक बार फिर से कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं जेपी सिंह जी, जिनसे हमारी पहले बात हुई थी। कई मुद्दों पे आपने सवाल भी किया था, कई मुद्दों पे आपने जवाब भी दिया था। तो ये जनता है और लोकतांत्रिक देश में संवैधानिक अधिकारों के तहत आप अपनी जनप्रतिनिधियों को चुनने जा रहे हैं। इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं जेपी सिंह जी। जेपी सिंह जी, क्या कहते हैं लोग? ये कहना है कि पहला सवाल मैंने देखा सोशल मीडिया पे, लोग कह रहे हैं कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें आपने करी हैं, तो उसको शिक्षा माफिया की तरह संबोधित कर रहे हैं। पहले बात, मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा और नमस्कार करता हूँ। मैं शिक्षा और माफिया, ये बड़ा अजीब शब्द नहीं लगता आप लोगों को कि शिक्षा कभी माफिया हो सकता है? माफिया तो जो गलत कार्य कर रहे हैं उन लोगों के लिए होता है। माफिया शब्द शिक्षा के लिए उपयोग करना ये बहुत ही अनुचित शब्द है और ये शिक्षा क्षेत्र को बदनाम करने की साजिश है। तो पहले तो मैं उन लोगों को का बहिष्कार करता हूँ जो कि इसको माफिया शब्द से दे रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं जी। अच्छा, दूसरा ये कि अब नज़दीक है चुनाव, अब धड़कन जो है ना मतदाताओं की बढ़ी है और उम्मीदवारों की भी बढ़ी है। आपका कॉन्फिडेंस क्या कह रहा है इस वार्ड को लेकर, और इस वार्ड की जनता जो विकास चाहती है उसके पैरामीटर के हिसाब से किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं फिर से आप? देखिए, यहाँ की जनता मुझे पूरा आशीर्वाद दे रही है और यहाँ पर हमारे जो पार्टी के, मतलब भाजपा के जो उम्मीदवार हैं, प्रभाग क्रमांक 16 के 4 उम्मीदवार हैं और चारों उम्मीदवारों को जनता भरपूर आशीर्वाद दे रही है। हमको प्रत्येक समाज का हमको आशीर्वाद मिल रहा है। गुजराती समाज, राजस्थानी समाज, उत्तर भारतीय समाज, ये सब और महाराष्ट्र समाज का, अनेक सब समाजों का हमको पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत बड़े बड़े नाम हैं आपके इस आपके वार्ड में, कई बड़े नाम हैं, जैसे धनंजय गावड़े हुए, या अपने आप में वो भी अपने आप में एक नाम है जो इस शहर के लोगों के बीच में सनसनीखेज सालों से रहे हैं। तो ऐसे नामों को लेकर या ऐसी प्रतिद्वंदियों को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहूँगा कि मैं चुनाव का क्षेत्र है, तो चुनाव का बिगुल बजा है, तो चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। हर कोई चुनाव लड़ सकता है, संवैधानिक अधिकार है सबका। मगर आप जिसको बड़ा नाम कह रहे हैं, यह मेरे लिए तो मैं नहीं समझता कि कोई बड़ा नाम है। और ये जो लोग हैं मेरे सामने खड़े हैं, तो मैं तो जनता के प्रति जो आभार व्यक्त करता हूँ कि वहाँ जनता मुझे जब चुनकर देगी इनके सामने से, तो वहाँ पर ये जो नाम है वो सब गायब हो जाएंगे। रही बात कि धनंजय गावड़े या जिसका भी नाम ले रहे हैं आप, तो मैं तो उनका नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे लोग तो का नाम लेना उचित नहीं है। लेकिन ये मेरी छवि जो है इस क्षेत्र में, एक शिक्षा की विद के रूप में छवि है मेरी, और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। तो लोगों का पढ़ाने लिखाने का काम कर रहा हूँ। मेरे कॉलेज के द्वारा मेरे द्वारा लाखों बच्चे निकल चुके हैं इस शहर में और आज बड़े बड़े पदों पे हैं। तो उन पदों पर जो बच्चे हैं वो मुझसे मिल रहे हैं। मैं जब मैदान जा रहा हूँ लोगों के पास मिलने के लिए, तो सबका आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ, तो लोग मुझसे मिलते हैं, सर आइए बैठिए, सर आइए चाय पीजिए, तो आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे प्रिंसिपल रहे हैं। तो इस तरह का जब प्यार मिलता है, मुझे आशीर्वाद मिलता है, तो मेरा दिल गदगद हो जाता है। तो इन लोगों का ऐसे मैं इनको चुनौती नहीं मानता और लड़ रहे हैं, लड़े आराम से, किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं मानता इनको।
पार्टियों में अगर देखें, दो पार्टियां जैसे प्रमुख रूप से अगर यहाँ स्थानीय चुनाव के लिए कहें तो एक भारतीय जनता पार्टी यानी महायुति और दूसरा महाविकास यानी यहाँ की बहुजन विकास अघाड़ी। महाविकास अघाड़ी में यहाँ के लिए बड़ी पार्टी है। तो सामने वाली जो पार्टी है बहुजन विकास अघाड़ी और आप, तो आप अपने आप को इस तरीके से बेहतर कैसे मानते हैं कि लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनेंगे, आपको चुनेंगे और आपके प्रतिद्वंदियों को नहीं चुनेंगे? नहीं, ऐसा है कि देखिए, सबसे पहली बात तो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद विधानसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में जनता ने अपना पूरा आशीर्वाद दिया और हमारे सांसद डॉक्टर अहमद सावरा जी आपके विधायक सांसद सब बने और विधायक। फिर उसके बाद विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें जनता का आशीर्वाद मिला हमको और वहाँ पे हमारे दोनों आमदार चुनकर आए, राजन नाइक जी, स्नेहा पंडित जी, दोनों चुनकर आए। तो इस समय जो यहाँ का माहौल है ये पूरा भाजपा में है और यहाँ की जनता, अब वो जो 35 साल का उनका कुशासन रहा है, बहुजन विकास अघाड़ी जिसका नाम है, जिसको आप कह रहे हैं बहुजन विकास अघाड़ी के लोग, तो हमारे लिए कुछ चुनौती नहीं है। अब यहाँ का चित्र बदल गया है, तो यहाँ के लोगों की अब बदल चुकी मानसिकता कि अब किसी न किसी रूप से हम भारतीय जनता पार्टी को लाना चाह रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत कर आ रही है। उत्तर भारतीय समाज यहाँ का निर्णायक माना जाता है। पिछले चुनाव में भी जब वोट शेयर परसेंटेज बढ़े तो ऐसा कहा गया, ऐसा माना गया कि उत्तर भारतीय जो समाज है उन्होंने ही वोट देके टर्न आउट किया है और ये पूरा गेम चेंज किया है। तो इस बार के चुनाव में मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग जो है ना उत्तर भारतीय समाज या और दूसरे समाज में ज़्यादातर तह तक जाके उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये चुनाव, यानी इस वर्तमान चुनाव में क्या फैक्टर हो सकता है और जो उत्तर भारतीयों के लिए या अन्य समाज के लिए जो लोग हैं, यहाँ के स्थानीय भूमिपुत्र हैं, उनके लिए क्या ये मुद्दे मायने रखेंगे या आप लोग कुछ ऐसा विशेष कर रहे हैं या फिर पार्टी जो सिंबल लेके चली थी उसी पे मतलब उसी के दम पे चुनाव जीतने की कोशिश में लगे? नहीं, पार्टी के सिंबल पे तो सिंबल तो प्रमुख है हमारे लिए, सिंबल पे तो चुनाव लड़ ही रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो कमल का चुनाव चिन्ह है हमारे लिए, तो हमारे लिए मतलब हमारे लिए ईश्वर के बराबर है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग कमल का हम लोग पूजा करते हैं। जी बिल्कुल, आपके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं, मैं समझ रहा हूँ पार्टी के कैंडिडेट्स अपना भी एफर्ट डाल रहे हैं या फिर आपको लगता है कि जनता उन पे विश्वास करेगी? इस हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ। जनता तो पूरा विश्वास करेगी और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो 100% जीतेंगे। रही बात आप पूछ रहे हैं कि भाई जो इनके बहुजन विकास अघाड़ी के संदर्भ में पूछ रहे हैं, हाँ, तो बहुजन विकास अघाड़ी के जो कैंडिडेट हैं अभी यहाँ मैं इस प्रभाग की बात करता हूँ, इसी प्रभाग की जहाँ से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, प्रभाग क्रमांक 16 की। तो इस प्रभाग में जो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी ने जो चयन किया है वो सारे उम्मीदवार इससे स्थानिक हैं। ये 16 नंबर में मतलब 100 मीटर के दायरे में सभी रहते हैं। चाहे मैं रहता हूँ, मेरी ऑफिस यहीं पे लोटस बिल्डिंग में है, यहाँ पे बंटी तिवारी यहीं पे रहती हैं, नीलेश जी उनकी ऑफिस यहीं बगल में है। तो और उनके जो कैंडिडेट हैं बहुजन विकास अघाड़ी कैंडिडेट, कोई नायगांव से है, कोई वसई से है, कोई थाने से है। तो जो उन्होंने कैंडिडेट दिए हैं वो सब बाहरी दिए हैं, उनका कोई कैंडिडेट यहाँ का स्थानिक नहीं है। तो ये जो स्थानिक कैंडिडेट है जनता उनको चुनती है, उनको महत्व देती है। बाहर से कोई कैंडिडेट आ रहा है, कोई नायगांव से आ रहा है, कोई थाने से है, कोई वसई से है, तो यहाँ पे वो जनता का सेवा कैसे करेंगे, जनता की सेवा कैसे करेंगे वो लोग? दूसरा ये है कि मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा, लोगों का कहना है कि हितेंद्र ठाकुर जी को हराने के लिए सीएम साहब को आना पड़ा है, इस तरीके का भाव लेके बोल रहे हैं। नहीं देखिए, वो तो पहले से हारे हुए हैं, उनको क्या हराना है? मंत्री जी हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और वो तो हर पूरे महाराष्ट्र में दौरा कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी अपने कार्यक्रम के अनुसार यहाँ पे भी आए हैं और यहाँ का विकास जो है, यहाँ पे 35 सालों में कोई विकास का कार्य हुआ नहीं है। तो विकास के कार्य को गति देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए और यहाँ पे जो योजनाएं उन्होंने घोषित की, जो योजनाओं की घोषणा की, तमाम योजनाएं आप लोग मीडिया के लोग वहीं पर थे, उपस्थित थे, तो आप लोगों ने सारी बातें सुनी उनकी। तो वो यहाँ की विकास कैसे हो, इस शहर का विकास कैसे हो, महानगर पालिका में लोग कैसे अच्छे जीवन जी सकें, इस हेतु आए थे। वो किसी के लिए विशेष करके कोई कि यहाँ पर बहुजन विकास अघाड़ी या जो भी पार्टी रही है, 35 साल उनका शासन रहा है ना यहाँ पे,
35 सालों में उन्होंने जो दुष्कर्म किए हैं या जो कुशासन दिया है, उससे यहाँ की जनता नाराज़ थी और उसी का परिणाम है कि लोग यहाँ पर रिजल्ट क्या आया आपको पता है। जो यहाँ पे कुछ पार्टी मतलब मैंने देखा है कि अब चुनाव में दल बदल बहुत सामान्य हो गया है और लोग देखते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा ताकत है लोग वहाँ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वसई विरार में कुछ ऐसा हुआ है कि कई सालों से प्रतिद्वंदी रहे एक दूसरे के, जिनके मतलब दुश्मनी अदावत जो भी कहिए, उसकी वजह से कोर्ट कचहरी भी हो गई सारी चीज़ें, लेकिन इसके बावजूद भी एक साथ जुड़ जाना ये क्या था? मतलब भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिया उनको या फिर क्या था? नहीं, देखिए ऐसा है कि किसी के साथ किसी को जुड़ जाना, यह मैं इसको मानता हूँ कि यह किसी न किसी लालच का एक प्रतीक है कि किसी न किसी प्रलोभन में आकर के किसी न किसी अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए लोग दल बदल करते हैं। और मैं इसको राजनीतिक फ़ायदे के लिए कहूँगा कि वो अपना, अब चाहे जिस रूप में उन्होंने किया है मुझे पता नहीं, या हमारी पार्टी में कोई आया है, भाजपा में भी आया है, तो अगर भाजपा को लोग मानते हैं, लोग यहाँ पर इसकी विचारधारा को मानते हैं, नरेंद्र मोदी जी की जो विकास नीतियाँ उसको मानते हैं और उनकी नीतियों से प्रभावित होकर के लोग आ रहे हैं, तो भाजपा किसी को बुलाने नहीं जा रही, लोग आ रहे हैं। अब वहाँ पे बहुजन विकास आघाड़ी के साथ जो हमारा प्रतिद्वंदी है अगर चला गया है तो अपने किसी लालच में गया होगा या क्या गया होगा मुझे पता नहीं, लेकिन यह ठीक नहीं है। जनता इसको देख रही है, जनता पूरा नज़र बनाए है, तो जनता अपना उत्तर देगी। तो मैं जनता के जो हमको आशीर्वाद देगी, मैं उस पर विश्वास करता हूँ कि जनता मुझे पूरा प्रतिशत अपना दे रही है। आप अभी एक चीज़ मुझे बताइए कि आप अपने वार्ड को कितना जानते हैं? उस लाइन को पकड़ के मैं अगर पूछूं तो सबसे बड़ी समस्या आपके वार्ड की क्या है? मैं पहली बात तो अपने वार्ड को बखूबी जानता हूँ, इसी वार्ड में मैं रहता हूँ, इसी वार्ड का वोटर हूँ और इस वार्ड की जो समस्याएं हैं तमाम हैं। यहाँ पे अच्छा कोई पार्क नहीं है लोगों के लिए, सुबह सुबह जॉगिंग करने के लिए लोगों को यहाँ पर कोई जॉगिंग ट्रैक नहीं है। यहाँ के रोड, रास्ते, नाले, जो गटर है इसकी समस्या है, स्ट्रीट लाइट की समस्या है और यहाँ पे बुज़ुर्गों के लिए बैठने के लिए कोई स्थान नहीं है, तो बुज़ुर्गों के लिए बैठने के लिए कोई मैं जगह जगह स्थान निश्चित करके उनको वाचनालय उनके लिए करने के लिए मेरी प्राथमिकता ये रहेगी, मैं उनके लिए वाचनालय बनाऊँ, उनको पेपर वगैरह के माध्यम से वो लोग सारी जानकारियाँ वो लोग इकट्ठा कर सकें। और यहाँ पे महिलाओं के लिए, खास करके महिलाओं के उद्योग के लिए मैं प्रयास करूँगा कि पहले महिलाओं को गृह उद्योग मिल सके। मेरी प्राथमिकता वो होगी कि यहाँ पे महिला बाल कल्याण विभाग है, यहाँ पे हमारा महानगर पालिका का शिक्षा विभाग है। शिक्षा विभाग के माध्यम से मैं चाहूँगा कि जो अभी स्कूल जो जिला परिषद के रहे हैं वो महानगर पालिका को हैंड ओवर होने जा रहे हैं, हुए हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कर दिया है उसको हमारे आदरणीय राजन नाइक जी के प्रयासों से। अब जैसे ही हमारी सत्ता आएगी और हमारा महापौर बैठेगा तो हम लोग पहला काम यही करेंगे कि सारे स्कूलों को महानगर पालिका को हैंड ओवर कराएंगे और वहाँ पर हम एक शिक्षा के लिए उपयुक्त जो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो सके, उनके विद्यालय अच्छे हों, उनके क्लासरूम अच्छे हों, उनकी पढ़ने की व्यवस्था अच्छी हो, अच्छे शिक्षक हो, ये सारी व्यवस्था पे हमारा पहला फोकस होगा, हमारा ध्यान होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल करता हूँ आपसे। आप शिक्षाविद हैं आपने कहा, और लोग जानते भी आपके स्कूल कॉलेजेस सालों से चल रहे हैं, तो उस क्षेत्र में अभी तक जनता के प्रति आपने क्या किया? देखिए, मैं तो शिक्षा क्षेत्र में 40 साल से हूँ जी, और मेरे आप मीडिया के लोग हैं, मीडिया के माध्यम से आप कभी भी मेरे यहाँ पर कॉलेज में आइए, विद्यालय में आइए और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पास रिकॉर्ड जो है। प्रति वर्ष हम लोग 350 बच्चों की फ़ीस माफ़ करते हैं। फीस माफ़ करते हैं? जी जी, बिल्कुल। हमारे जो पेरेंट्स, जो हमारे अभिभावक हैं, जो फीस देने में असक्षम हैं, और उसके साथ साथ उन बच्चों को हम कॉपी किताब, मुफ्त बैग ये भी देने की व्यवस्था हम लोग अपने पास से, अपनी संस्था के माध्यम से कर रहे हैं। तो ये 40 साल से निरंतर चले आ रहा है और पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास। आपको रिकॉर्ड में दिखा सकता हूँ इसका कि हमने जनता के लिए क्या काम किया है। ये खाली बोलने की बात नहीं है, ये किया गया है, उसको दिखाया जा सकता है, उसके प्रमाण दिए जा सकते हैं। आखिरी सवाल यही है
कि अगर जैसे आपने कहा प्राथमिकता गार्डन की आप दे रहे हैं, मैं फिर वही कहूँगा कि प्राथमिकताओं में जो आपने कहा संभावनाएं खोजी जा रही हैं, तो जीतने के बाद पहला काम आपका क्या करेंगे, ये मैं आपसे सवाल करूँ फिर से। फिर मैं बता रहा हूँ कि आपको जीतने के बाद पहला काम जो होगा, मेरा शिक्षा पे, चूँकि शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हूँ, शिक्षा पे मेरा पहला फोकस होगा। और कि यहाँ के जो प्राइमरी स्कूल, जिला परिषद के स्कूल हैं, वो महानगर उसमें पालिका को प्रयासरत होंगे कि वो हैंडल हैंड किया हो जाए। जाए। प्लस दूसरा जो है यहाँ की स्ट्रीट लाइट और महिलाओं के लिए, उनके विकास के लिए और बुजुर्गों के विकास के लिए मैं प्रयासरत रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद जेपी सिंह जी। आप देख रहे थे जेपी जी से हमारी जो मुलाकात है, वसई विरार का ये पट्टा इलाका 16 नंबर वार्ड, वहाँ पर तमाम सुविधाओं की उन्होंने बात करी, तमाम सेवाओं की उन्होंने बात करी। और महानगर पालिका के पिछले कार्यकाल या अभी तक के कार्यकाल में देखा जाए तो जनसंख्या बढ़ी है, फ्लैट्स नए बिके हैं, लोग नए आए हैं, और यहाँ पे तमाम जो बेसिक एमिनिटीज होती है, स्कूल से लेकर कॉलेजेस तक, और महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार से लेकर और हमारे जरूरत मुद्दे हैं जो इस बार जनता बेहद ही बेबाकी से नेताओं से बात कर रही है, पूछ रही है और अधिकार जानना चाहती है। इन्हीं सब के तहत हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपके लिए वार्ड नंबर 16 की सबसे बड़ी जरूरत क्या है, हमें इसमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी तक में हुई बातचीत में आपकी अपनी राय, आपके अपने विचार हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप अपने विचार और राय कमेंट बॉक्स में आकर जाहिर कर सकते हैं, जता सकते हैं, हमें बता सकते हैं। अगर हमारा मौका मिलता, अगला इंटरव्यू हुआ, तो निश्चित तौर पे वो सवाल भी इसमें जोड़े जाएंगे। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। देखते रहे हमारे साथ, जुड़े रहे हमारे साथ, मेट्रो सिटी समाचार।